जय हिंद बच्चों। आज हम देख लेते हैं आपकी कक्षा 12 की मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी में पाठ 2 के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर दिए थे। तो कुछ प्रश्नोत्तर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दे दिए थे। आज इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। और यह प्रश्न जो है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। ये आप लोगों का प्रश्न है। तो इसके हम उत्तर देख लेते हैं कि बच्चे भी कपास रुई के सामान हल्के फुल्के कोमल मुलायम उछल कूद करने वाले तथा हल्की चोट को सहजता से सहन करने वाले होते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, बच्चों और रुई की तुलना की गई है। ये बताया गया है कि बच्चे भी कपास यानी कि रुई के समान होते हैं। कैसे? हल्के फुल्के मुलायम उछल कूद करने वाले, हल्की चोट को सहजता से सहन करने वाले होते हैं। उन्हें इधर उधर विचरते देखकर ऐसा आभास होता है मानो उनके पैरों के तलवों में कपास या रुई लगी हो, जिससे न सिर्फ वे स्वयं सुरक्षित रहते हैं अपितु जिन छतों मुडेरों किनारों पर वे दौड़ते भागते हैं वे भी उनके पैरों के तलवों के संपर्क में आने से कपास रुई की तरह मुलायम और गद्देदार हो जाते हैं। संभवतया इसी कारण से कवि ने बच्चों का कपास के साथ जन्म से संबंध बताया है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। वास्तव में पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सटीक प्रतीक है। यानी हम कहें कि जो पतंग है वो बच्चों की भावनाओं की अभिव्यक्ति यानी कि बच्चों के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसको बताने का सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे सटीक यानी कि बिल्कुल सही प्रतीक या कोई ऐसा तुलनात्मक चीज़ है जिसकी बच्चों से तुलना की जा सके। जब बच्चे अनंत आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखते हैं तो वे भी उन्हीं पतंगों की तरह खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरते हैं। पतंग उड़ाने को आतुर बच्चे इस काल्पनिक उड़ान के लिए मार्ग की बाधाओं अथवा संभावित खतरों से भी जूझने को तैयार रहते हैं। आसमान में तितलियों की तरह इधर उधर हिलोरें लेती पतंगों को देखकर उनका मन भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए उत्साहित रहता है। इसलिए यह कहना ठीक ही है कि पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ते हैं। दोनों की उड़ानों में अंतरंग संबंध है। अब हम प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है प्रश्न आपका, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और खा है अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। आ है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। का पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य यहाँ कवि ने बताया है। और वा का प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए आपको छत कठोर लगती है। सा है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो चलो हम सबसे पहले नंबर जो आ है उसका हम उत्तर देखते हैं। 10 दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। क्या है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से तात्पर्य है कि जब बच्चे पतंग उड़ाने की प्रत्याशा में एक छत से दूसरी छत पर अपने नन्हे पैरों से कूदते दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुलायम एवं कोमल पैरों के संपर्क में आकर छतों का कठोर धरातल भी अत्यंत कोमल हो गया है। वे अपनी ही तरह
अपनी ही तरंग में प्रत्येक दिशा में इस प्रकार कुलांचे भरते हैं जैसे मानो कोई संगीत साधक इन दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उनसे अद्भुत कर्णप्रिय संगीत निकाल रहा हो। वाह पतंगे बच्चों के बाल सुलभ मन का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। जब पतंग सामने हो उन्हें सिर्फ वही दिखती है। पतंग पकड़ने की चाह में बच्चे आसमान की ओर ताकते हुए पतंग की ओर ऐसे भागते हैं मानो उनके सामने घरों की छतों व खतरनाक किनारों ना होकर कोई सपाट मखमली मैदान। स्वाभाविक है कि पसंद की चीज़ सामने हो तो उन्हें छतों का कठोर धरातल भी कोमल मुलायम और गद्देदार दिखाई देता है या मुलायम कोमल गद्देदार महसूस होता है। सा का हम उत्तर देख लेते हैं। तो जीवन में कर्तव्य पथ पर बढ़ते बढ़ते कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी खतरनाक परिस्थितियां आती हैं जिनके चक्रव्यूह में फंसकर वह अक्सर बिखर जाता है। उसका आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। किंतु यदि कोई इन खतरनाक परिस्थितियों का अपने कौशल एवं विवेक से सामना करे और सफलतापूर्वक उनसे पार पा जाए तो ऐसे में वह भविष्य की चुनौतियों परिस्थितियों का सामना करने के लिए निडर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें किसी भी प्रकार की चुनौतियों या समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। यदि हम पहली बार में ही डर गए तो आगे भविष्य में हमें एक सामान्य सा काम भी एक चुनौती या कठिनाई की तरह महसूस होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, चुनौतियों का सामना करना है। हर समस्या को विवेकी मन से लेकर के इन्हीं बच्चों की पतंग की तरह जिस तरह से पतंग उड़ा रहे हैं और इतना कठिन कार्य यानी कि एक छत से दूसरे छत को लांघना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन नहीं है। वो गिरते हैं, उठते हैं और लेकिन उनकी क्योंकि पतंग में क्या है, उनकी रुचि है, इसलिए जब किसी कार्य में रुचि हो जाती है तो वो हमें कार्य आसान लगता है, चाहे भले ही कितने ही कठिन क्यों ना हो। अब हम देख लेते हैं कविता के आसपास के अंतर्गत भी आप लोगों के प्रश्न उत्तर दिए हैं और परीक्षा में आप लोग याद रखना कि आपके प्रश्न जो हैं वो संक्षिप्त वाले प्रश्न या जो छोटे प्रश्न हैं वही आएंगे। तो कविता के आसपास के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखते हैं कि हमारे मन में कैसे ख्याल आते हैं रंग बिरंगी पतंगों को देख कर के। आसमान में तितलियों की तरह उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मैं अक्सर कल्पना के संसार में खो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि काश मैं इन पतंगों की तरह खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ान भर पाता, अपनी उड़ान की अनंत आकाश की ऊंचाइयों में थाह ले पाता। पतंगों को देखकर एक और बात मेरे मन में आती, वह यह है कि काश पतंगों की तरह मेरी ज़िंदगी भी हल्की फुल्की एवं मनोविनोदों से परिपूर्ण होती। अब यहाँ पर मनोविनोद का मतलब क्या होता है, मनो यानी मन, अपना मस्तिष्क, और विनोद यानी कि हंसी खुशी प्रसन्नता। विनोद का अर्थ होता है प्रसन्नता या हंसी खुशी। परिपूर्ण यानी कि परिपूर्ण मतलब भरा हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। रोमांचित शरीर का संगीत, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रोमांचित शरीर का संगीत मतलब कि जब हम किसी बड़े ही आश्चर्य या उत्सुक या अति प्रसन्नता पूर्ण होते हैं या कहीं ना कहीं कुछ हमारे मन में इस तरह के भाव चल रहे होते हैं या कुछ हमने ऐसा देखा सुना होता है जिससे रोमांचित यानी कि हमारा शरीर क्या है, रोमांच से उत्साहित हो जाता है। तो फिर कवि ने पूछा है कि इसका एक संगीत, इसके जो भाव हैं, विचार हैं या इससे निकले हुए हमारे जो मनोभाव हैं का जीवन की लय से क्या संबंध है, यानी कि जीवन की और अन्य कामों से या उनकी अन्य गतिविधियों से इसका क्या संबंध है। तो रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से अद्भुत संबंध है। जब कभी भी मानव का शरीर
पूर्ण मनोयोग से किसी कार्य की सिद्धि में लग जाता है तो शरीर में एक अद्भुत रोमांच और अकल्पनीय संगीत पैदा होता है। इस संगीत की लय से शरीर का रोम रोम पुलकित हो लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिशा विशेष में सम्मिलित प्रयास प्रारंभ कर देता है। ऐसे में उसे किसी भी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय के साथ गहरा संबंध है। अब रोमांचित शरीर का संगीत से हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं और पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता, घर में रहना, स्कूल जाना और दिन भर पढ़ाई करना। यदि आप लोगों का कोई सबसे फेवरेट या मनपसंद कोई भी काम हो, उसके लिए कह दें कि चलो कल तुम्हें यहाँ जाना है या तुम्हें ये काम करना है या चलो तुम्हें इस चीज़ की छूट दी हमने कल, तो आज जो आपको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी और आज जितना मन अच्छा होगा उससे हमारे दिन भर की जो अन्य काम है वह जीवन की लय यहाँ उसका संबंध बताया है। तो हमारे अन्य काम हम कितने अच्छे से करते, प्रसन्नता पूर्वक, हंसी खुशी, तो ये होता है क्या, रोमांचित शरीर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के अत्यंत रोमांचित हो जाना, खुश प्रसन्नता पूर्वक हो जाना। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं, पर चर्चा करें। महज एक धागे के सहारे, तो इसका उत्तर है बच्चे जब खुले आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे में वे सब कुछ भूलकर उसी में रम जाते हैं। पतंग के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। आकाश की ऊंचाइयों को छूती पतंग की तरह ही उनका मन मस्तिष्क की कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। हिचकोले खाती पतंगों की तरह ही उनका मन मयूर भी प्रफुल्लित हो हिलोरें लेने लगता है। मयूर का मतलब मोर, प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्नता पूर्वक। वे यत्रवत मतलब यहाँ वहाँ हो पतंग उड़ाने में लगे रहते हैं। उनका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर होता है। वह पतंग जिस पर एक नाजुक धागे से वे नियंत्रण बनाए रखते हैं। पतंग का नियंत्रण ही उनके अंदर आत्मविश्वास और निडरता का भाव भरता है। ऐसे में उनके हाथ में मौजूद धागा न सिर्फ पतंग को अपितु उन बच्चों के अनगिनत कोमल भावों कल्पनाओं को थामे रहता है। तो ये आपके हो गए ये प्रश्नोत्तर। अब हम यहाँ देख लेते हैं आपकी कविता। तो आपकी कविता के अंतर्गत यहाँ क्या प्रश्न दिए हैं। वैसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, द्विजदेव, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर ये आपका कक्षा का होमवर्क है, ये इसका परीक्षा से लेना देना कुछ नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है। तो ये भी परीक्षा में नहीं आएगा दूसरा प्रश्न, क्योंकि इसमें आपके मन के विचार पूछे गए हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो ये आप लोग पढ़ लेना है, इनको सुन लेना वीडियो 2-4 बार, तो उतने में ही याद हो जाएगा। कपास शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है कपास शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में बच्चे भी कपास रुई की ही तरह हल्के होते हैं। वे भी कपास की ही तरह से इधर उधर उड़ते फिरते हैं। उनके पैरों में कपास की ही तरह हल्के होते हैं। वे भी इधर उधर उड़ते फिरते हैं जैसे रुई उड़ती है, और उनके पैर में कपास की ही तरह कोमल एवं मुलायम उनके पैर जो हैं होते हैं। वे अपने इन पैरों से पृथ्वी को ऐसे नापते हैं, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के नीचे आने को आतुर है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि खतरनाक किनारों से गिरकर बचने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है।
तो खतरनाक किनारों से गिरकर बच्चों के बचने की क्या प्रतिक्रिया होती है। उत्तर में हम देखते हैं कि पतंग उड़ाने की धुन में मगन बच्चे जब कभी छतों के किनारों से गिरते गिरते बच जाते हैं तो वे और भी निडर हो जाते हैं, उनके अंदर का भय समाप्त हो जाता है। तब ये निर्भीक बच्चे सूरज की आँखों से आँखें डालकर पतंग उड़ाने के मार्ग में आने वाली प्रत्येक चुनौती से भिड़ने को और बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। अभिप्राय यह है कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव उन्हें जीवन में आने वाली विपत्तियों और कष्टों का सामना निडरतापूर्वक करने के लिए तैयार कर देता है। तो ये आपके पाठ 2 पतंग पाठ के प्रश्नोत्तर हुए और इसकी व्याख्या भी मैंने बता दी है। अगले वीडियो में हम पाठ 3 को देखेंगे और कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं आपकी